सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। पीडीएम एक रहेगी या फिर मुस्तकबिल में ये दो हो जाएंगी, शायद कुछ दिन में सूरत हाल वाज़े हो जाए। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम की इस मौजूदा तकसीम पर इस वक्त खासे अफसुर्दा लग रहे हैं। मौलाना को पीपल्स पार्टी की सीईसी के फैसले का इंतजार था और पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल का क्या प्लान है, कल मौलाना साहब को इसका बड़ा वाज़ेह जवाब मिल गया जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट अपोजिशन लीडर बनवाने पर पीडीएम के शोकॉज नोटिस को मुस्तरद कर दिया, उस नोटिस को फाड़ दिया और पीडीएम से मुतालबा किया कि वो पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी से बिला मशरूत माफी मांगे। क्या कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जरा सुनिए। The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice. The Pakistan People's Party Central Executive Committee demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. अब आज मौलाना फजलुर रहमान ने फौरन पीडीएम का इजलास बुलाया। इस इजलास से पीपल्स पार्टी और एएनपी को दूर रखा गया और एक बार फिर दोनों पार्टीज को अपने फैसलों पर नजरसानी का आखिरी मौका दिया गया। शोकॉज नोटिस पर कहा गया कि वजाहत तलब करना हमारा हक था। मौलाना साहब ने क्या कहा, जरा सुनिए। फैसलों की खिलाफ वर्जी हुई और उसके जो नतायज बरामद हुए तो एक तंजीमी तकाजा था कि जिस जमात से शिकायत है उनसे वजाहत तलब की जाए। अब भी उनके लिए मौका है कि वो अपने फैसलों पर नजरसानी करें, पीडीएम की तरफ बाकायदा रुजू करें। तो कल बिलावल साहब ने सीईसी के इजलास के बाद ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया था कि इस्तीफे अभी भी हमारा आखिरी ऑप्शन और एटम बम है। क्या कहा था, जरा सुनिए। Resignations from the national and provincial assemblies of Pakistan should be an atom bomb. आखिरी हथियार होना चाहिए। जिन्होंने इस्तीफा देना है पार्लियामान से दे दो। तो मौलाना साहब से जब आज इस पर सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया तो उनके माजी के और आज के मौक़िफ़ में कुछ लचक दिखाई दी। मौलाना साहब का इस पर पहले आज का जवाब सुनिए। खैर, आप बड़े बड़े फैसले रमज़ान मुबारक बात कर लेगी जी और उस मैदान में रहेगी। लिहाजा पीडीएम की तहरीक, पीडीएम के रफ्तार और उसके आगे बढ़ने का इस पर किसी किस्म का कोई ना कंप्रोमाइज़ है और ना हम इसमें कोई तब्दीली लाएंगे। तो आज मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि इस पर रमज़ान मुबारक में फैसला कर लेंगे, पीडीएम के सरबराही इजलास में फैसला होगा, जबकि कुछ अरसा पहले इस बारे में उनका ख्याल बिल्कुल मुख्तलिफ था और वो कहा करते थे कि ये कहीं नहीं लिखा कि ये इस्तीफे आखिरी ऑप्शन या एटम बम के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। तो बिलावल भुट्टो ने कल पीडीएम को याद दिलाया था कि हुकूमत की मुखालफत करना अपोजिशन की जिम्मेदारी है, लेकिन वो किसी सूरत इज्जत और बराबरी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इस बारे में भी ज़रा बिलावल की गुफ्तगू सुनिए। किसी सूरत में इज्जत और बराबरी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वर्किंग रिलेशनशिप बहुत ही ज़रूरी है। पार्लियामान में बैठे हुए हर ऑपोजिशन का फ़र्द का काम है कि हम इस हुकूमत का मुखालफत करें। मौलाना साहब ने इस पर भी जवाब दिया और मौलाना साहब का इस पर यह कहना था कि गैर ज़रूरी तौर पर इसे इज्जत नफ्स का मसला बनाना सियासी तकाज़ों के मुताबिक नहीं। पीपल्स पार्टी पीडीएम का इजलास बुलाने का मुतालबा भी कर सकती थी और वहाँ पर भी ये वजाहत हो सकती थी। क्या कहा गया उनकी जानिब से, ज़रा सुनिए। गैर ज़रूरी तौर पर इसको इज़्ज़त नफ्स का मसला बनाना सियासी तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। वो पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाने का भी मुतालबा कर सकते थे कि हम वहाँ पर इसका जवाब देना चाहते हैं। वो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाने का भी मुतालबा कर सकते थे, कोई मसला नहीं था उनके लिए। तो इस सारी सूरत हाल की खराबी का जिम्मेदार पीडीएम के सीनियर अहदेदारों शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल को पीपल्स पार्टी की जानिब से समझा गया। कमर ज़मान कायरा के ख्यालात इस पर बिल्कुल वाज़ेह हैं। आज सहाफ़ी ने जब मौलाना साहब से ये सवाल पूछा तो शाहिद खाकान साहब उनके पीछे ही खड़े थे। उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जी जो कमर ज़मान कायरा के ख्यालात हैं वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर। तो ये पूरी सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी की कुछ बातों को आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजाक में उड़ाया गया और कुछ बातों के
जवाब दे दिए गए, लेकिन मौलाना साहब ने बहरहाल ये कह दिया कि अब उनकी जानिब से रब्ता नहीं किया जाएगा। अब ये पीपल्स पार्टी और ANP पर है कि वो अब इस बयान का कब जवाब देते हैं। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। राशिद महमूद सुमरो साहब जमीयत उलमा इस्लाम से हमारे साथ मौजूद हैं, सस्सी पलीजो साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, शानदाना गुलजार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सस्सी साहिबा, अब पीपल्स पार्टी क्या खुद रब्ता करेगी PDM से, मौलाना साहब से, और आप लोग अपना जवाब अब क्या देंगे? कल बिलावल साहब ने वो सारी चीज़ें वाज़ेह कर दी, लेकिन आज उस पर जमीयत उलमा इस्लाम का भी PDM का पूरा एक मुश्तरका मौक़िफ़ भी सामने आ गया। पीपल्स पार्टी का अब क्या स्टांस है मौलाना साहब की आज की गुफ्तगू के बाद? बहुत शुक्रिया। देखें, ये मौलाना साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मौलाना साहब चूँकि सदारत उनके पास है और काफ़ी चीज़ों को वो कंट्रोल कर सकते थे, ठीक कर सकते थे। और ये कि आज जो मौलाना साहब ने कहा कि भाई स्टेटमेंट्स से मामला गड़बड़ हुआ है, वो अब मजीद नहीं इस तरह की देनी चाहिए, तो वो पहले भी रोक सकते थे। जिससे एहसन इकबाल साहब, खाकान अब्बासी साहब, गफूर हैदरी साहब बड़ी ही तेज, तुंद और एग्रेसिव का लहजा भी रहा है, स्टेटमेंट्स भी रही हैं। और दूसरी बात, ये 2 दफा मीटिंग PDM की उन्होंने बुलाई जिसमें पीपल्स पार्टी नहीं थी। और ये जो है बार बार कह रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन और इबाब पार्टी का ताना देते हैं और कहते हैं कि ये बात हमने रखी नहीं। तो ये लास्ट में लीडर ऑफ अपोजिशन के हवाले से हमने मौलाना साहब से भी बात की थी और मियां नवाज शरीफ साहब से भी बात की थी। ये जो बार बार कहते हैं कि ये बात नहीं की, तो ये तो बिल्कुल भी ये सही नहीं है। अब ये कि मौलाना साहब बड़ी नजर करते हुए काफी सारी चीजें अब वो ठीक नहीं थे, हमने दुआ भी की थी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आज काफी वो बेहतर लग रहे थे, लेकिन PDM के लिए चीजें बेहतर नहीं लग रही। आपने देखा कि फौरी तौर पे जल्दबाजी में उन्होंने इवन व्हाट्सएप ग्रुप से भी पीपल्स पार्टी और दूसरे लोगों को जो है वो रिमूव कर दिया। यानी जल्दबाजी में ये लोग बैठे हैं कि भाई जल्दी जल्दी काम एक तरफ हो जाए और PDM तितर बितर हो जाए, स्ट्रेंथ वो न रहे। वो तो कल जब आपके जवाब सामने आ गए, आप कोई बात PDM की मानने को तैयार नहीं थे, ना इस्तीफा देने को तैयार थे, ना यूसुफ रजा गिलानी साहब को विड्रॉ करने पर तैयार हैं, तो फिर उसके बाद ये कार्रवाई की गई है ना। जाहिर है जल्दबाजी तो नहीं, कल आपका फैसला आ चुका था, उसके बाद आज इजलास हुआ है PDM का, उसके बाद इन लोगों ने कार्रवाई की। हम यूसुफ रजा गिलानी साहब को क्यों विड्रॉ करें? शायद खाकान अब्बासी की ख्वाहिश पर क्यों विड्रॉ करें? एहसन इकबाल साहब की और तारड़ साहब जो जल्दबाजी में हर वक्त बैठे थे कि फौरन कोई कारनामे अंजाम हो जाए, वो अपोजिशन लीडर बन जाए। और हमारे सीरियस रिजर्वेशन थे जो चेयरमैन बिलावल साहब और दूसरे लोग रख चुके हैं मोहतरमा साहिबा की केस के हवाले से भी। बात यह है कि हमारे आज़ादी लिहाज से हमारी स्ट्रेंथ थी। जब नेशनल असेंबली में नून लीग है, खुद मौलाना साहब 2002 में अक्सर हमारी थी, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे नेशनल असेंबली में, लेकिन मौलाना साहब को उन्होंने चाहा बनने के लिए अपोजिशन लीडर। सही है, लेकिन सस्या भाई ये अब माजी में तो जो कुछ हो चुका वो सब चीजें भुलाकर आप लोगों ने PDM का इत्तेहाद बनाया था। मैं वापस आता हूं आपकी तरफ से, तारिक फजल साहब से इस पर मैं जवाब भी ले लूं। आपने जो सवाल उठाया कि एहसन इकबाल साहब, शाहिद खाकान साहब क्यों इस पूरे माहौल को और PDM को खराब करना चाह रहे हैं, तारिक साहब क्या वाकई शाहिद खाकान साहब की ख्वाहिश है कि जी यूसुफ रजा गिलानी साहब को विड्रॉ कर लिया जाए? एहसन इकबाल साहब ने सबको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया, क्या उससे पहले एक इजलास में मजबूर सबको साथ बैठकर बात नहीं कर लेनी चाहिए थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, PDM के हवाले से मुतअद्दिद दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये बात की है और उसके हमारे सीनियर तरीन जो लीडर्स हैं उन्होंने ये बात की है कि पहले तो ये कि 10 जमातों में मुश्तमिल एक इत्तेहाद है और इसमें जितने भी फैसले हुए हैं वो तमाम कंसेंसस से हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये भी कहा गया कि शायद हम कोई अपने फैसले मुसल्लत कर रहे हैं, ये भी कहा गया जनाब के 2 जमातें अपना कोई एजेंडा रखती हैं। कतई तौर पे ऐसी बात नहीं है। जितनी भी मीटिंग्स हुई वो उसमें सारी बातें कंसेंसस से हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमारी उसके बाद मीडिया होती रही है, प्रेस टॉक भी, उसमें भी हमेशा वो साथ रहे और उन्होंने हमेशा साथ दिया PDM के तमाम फैसलों में। ये जो थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल डेवलप हुई है, ये भी अगर ना होती तो बहुत बेहतर होता, क्योंकि एक बहुत बड़े मकसद के लिए PDM बनी थी और
वो मकसद हासिल करना जो है वो PDM की में शामिल तमाम जमातों की भी ख्वाहिश है, और हर पाकिस्तान के शहरी की ये ख्वाहिश है कि एक ऐसी हुकूमत जिसने जो कायम भी है धांधली ज़्यादा इलेक्शन के जरिए हुई है, और उसके बाद अवाम का जिन्होंने जीना दोबर कर दिया है उसे जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल किया जाए। तो ये हमारा मकसद था और है, और अनफॉर्चुनेटली इसमें जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ये मैं समझता हूँ कि PDM के लिए भी अच्छी नहीं है, और आगे मुश्तरका जो जद्दोजहद अपोजिशन ने जारी की थी उसके लिए भी बेहतर नहीं है। बहरहाल ये ज़ाहिर बड़े मकसद को हासिल करने के लिए ये छोटे छोटे मकासद की तो कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन इन मकासद की ना पीपल्स पार्टी कुर्बानी दे रही है, ना नून लीग उससे पीछे हट रही है। वो ये कह रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी को विड्रॉ नहीं करेंगे। आप भी अपनी जगह अपने स्टैंड पर मौजूद हैं कि जी नून लीग को ये सेनेट की नशिस्त मिलनी चाहिए अपोजिशन लीडर की। तो ये छोटे मकासद कुर्बान नहीं करेंगे तो बड़ा मकसद कैसे हासिल करेंगे? देखिए, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि आपस में ये जो मैंने कहा कि गलतफहमी अगर ना पैदा होती तो शायद बहुत बेहतर होता। और अभी भी जमातें जो हैं उसमें सारी जो क़यादत है वो बड़ी सीनियर है, और बड़े मैं समझता हूँ कि बड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी मौजूद है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। उम्मीद तो यही की जा सकती है कि ये जो रिफ्ट है इसको दूर किया जाए, और दूर होना चाहिए। और सब बात कर रहे हैं एक पॉलिटिकल स्ट्रगल की, एक आईनी जद्दोजहद की, हुकूमत के खात्मे की, और एक ऐसा रास्ता बनाने की जिससे सबसे बड़ी बात यह कि अवाम को रिलीफ मिल सके। सबसे ज्यादा इस पूरे आप देखें कि पिछले 3 साल के अरसे में तकरीबन 3 साल मुकम्मल होने को हैं, सबसे ज्यादा मुतासर पाकिस्तान के अवाम हुए हैं, गरीब आदमी हुए हैं, और उसकी बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो अपोजिशन की जमातों से हैं। और हम अगर इन अपने इख्तलाफात को या रंजिशों को, गलतफहमियों को, जो भी इसको नाम दें, अगर इनको भुला के आगे नहीं बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कौम जो है उसने जो वक़्वात वाबस्ता की हुई हैं अपोजिशन की पार्टी से वो पूरी नहीं होंगी। आज भी जो PDM की मीटिंग हुई है मौलाना फजल रहमान साहब ने इस्लामाबाद उनमें सरबराही में, उसमें आज भी ये बात की गई है जी कि जमातें अपने रवैयों पर नजरसानी करें और दिल बड़ा करें, और इन चीज़ों को बाला ताक रख के आगे बढ़ें और मिल के हम इंशाल्लाह ये जद्दोजहद जारी रखें। ठीक है, तो राशिद महमूद साहब, ये दिल बड़ा करने को आप तैयार हैं? ये जो इख्तलाफात पैदा हुए हैं इनको ख़त्म करने के लिए आप तैयार हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी गैर मशरूत माफ़ी का मुतालबा आप लोगों से कर रही है, और मौलाना साहब ने आज अपना आखिरी बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अब जो राब्ता करेंगे वो जरदारी साहब करेंगे हमसे। तो अब ये सूरत हाल, ये डेडलॉक कैसे ख़त्म होगा फिर अगर दोनों फरीक अपनी अपनी ज़िद पर डटे रहेंगे? करता हूँ, मैंने बड़े इन्हमाक से अपने दोनों साथियों की गुफ्तगू को सुना, और मैं बड़ी दिल से इज़्ज़त करता हूँ मोहतरमा ससवी पलीजो साहिबा की, और उनके लिए एहतराम है, वो अच्छी पार्लियामेंटेरियन हैं। लेकिन आज दिल बड़ा करने का जो बात थी वो मौलाना फजल रहमान साहब ने इब्तदा कर दी है। हालांकि ऐसे लग रहा था जैसे PDM अब ख़त्म हो चुकी और PDM अब टूट चुकी, लेकिन जो आज मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहम हिस्सा था वो ये था कि जब मुल्क इस वक्त खुदा न खास्ता अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है, मुल्क इस वक्त ख़तरे में है, मुल्क की मईशत ख़तरे में है, और गरीब आदमी की ज़िंदगी जीना दोभर कर दिया गया है, इन हालात में पाकिस्तान PDM की तरफ देख रहा है, पाकिस्तान का अवाम PDM की तरफ देख रहा है। और मौलाना साहब ने कहा कि आएँ और अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें और PDM के प्लेटफॉर्म पर बैठकर इन चीज़ों को हम हल करके आगे बढ़ें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ऑफ़र की है PDM के सदर ने, और आखिरी हद तक वो चले गए हैं इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ANP और नून लीग अब इन छोटी छोटी चीज़ों से, लीडर ऑफ द अपोजिशन के ओहदे से और बाकी चीज़ों से अब वो बाहर निकल आएगी। अब वो कौम के लिए, मुल्क के लिए, पार्लियामान के लिए, और ख़ास तौर पर गरीबों, मिस्किनों, हारियों और मजदूरों को उनके हुकूक दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए एक मरतबा फिर PDM के प्लेटफॉर्म पर आएंगे। बिलावल साहब ने आपकी जमात पर भी एतराज़ किया था कि आप लोगों को शो कॉज क्यों नहीं मिला जब आपने GDA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिंध में इलेक्शन अलायंस बनाया, उनके साथ इत्तेहाद किया, मिलकर इलेक्शन लड़ा और पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ा, तो वहाँ पर फिर ज़ाहिर है आप लोगों को नहीं मिला शो कॉज। कल उन्होंने जिक्र किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका, तो मौलाना साहब ने इसका भी जवाब नहीं दिया। इस पर मैं समझूंगा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब
की मालूमात या बहुत कम है या उनके आसपास के लोग उनको मालूमात नहीं देते। बिलावल साहब जिस हलके से इस वक्त MNA हैं उसी हलके के इंतखाबी रिज़ल्ट को उठाकर देख लें। बिलावल साहब के बाद सेकंड नंबर पर वोट मैंने लिए हैं और तीसरे नंबर पर वोट PTI ने लिए हैं। अगर PTI मेरे मुकाबले में न होती तो ये रिज़ल्ट न होते जो इस वक्त दिए गए थे। लाड़काना सिटी में जो मौज़म अब्बासी साहब जीते हैं पीपल्स पार्टी को हराकर, उनका भी मुकाबला PTI ने किया है। अगर वाकई हमारा कोई इत्तेहाद PTI के साथ होता तो मेरे मुकाबले में PTI न होती, मौज़म अब्बासी साहब के मुकाबले में PTI न होती। और रिज़ल्ट नताइज आपके सामने इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाके आप देख लें। बात यह है कि पीपल्स पार्टी को जब वोट हमसे मांगना होता है आ जाते हैं, हमसे वोट मांगते हैं, लेकिन जब इत्तेहाद की बात होती है तो वो न खुद इत्तेहाद करते हैं न किसी और से हमें इत्तेहाद करने देते हैं। और मैं हैरान हूँ कि एक लाड़काना का हल्का इतना भारी क्यों है, अब तक बिलावल साहब उसको क्यों नहीं भुला पा रहे कि एक हल्के की वजह से वो पूरे मुल्क की सियासत, पूरे मुल्क की PDM को दाव पर लगा रहे हैं। तो लाड़काना में ऐसी क्यों नौबत आई कि पीपल्स पार्टी लाड़काना से हार रही है? ऐसी क्यों नौबत आई कि लाड़काना का आवाम पीपल्स पार्टी पर एतमाद नहीं कर रहा? ये सवालात मुझसे करने के नहीं, ये जनाब बिलावल साहब से करने के हैं कि आप लाड़काना में डिलीवर करते तो आपको JUI चलें, ये सवालात तो सस्सी साहिबा से करेंगे, लेकिन उनका एतराज सिर्फ JUI पर नहीं था बल्कि मुस्लिम लीग नून पर भी था कि वो सेनेट में के सीटों पर जो सेटलमेंट हुई पंजाब असम्बली में। बहरहाल जरा हुकूमत का इस पर मौक़िफ़ जानते हैं शानदाना गुलजार साहिबा। अब ये मेरा जी राशिद साहब, मैं आपकी तरफ वापस अरबाब जहांगीर साहब क्विकली जल्दी से कंप्लीट कर लें आप, फिर मैं शानदाना साहिबा की तरफ जाऊं, बहुत देर से वेट कर रही हूं। न मेरा ख्याल ये है कि आज राशिद साहब की आवाज़ चली गई। चलें मैं आपकी तरफ मैं वापस आता हूँ। शानदाना साहब, अब ये इस पर PDM की सूरत हाल पर तो ज़ाहिर है आप रिस्पॉन्ड करेंगी, हुकूमत को इस वक्त बड़ा लुत्फ आ रहा होगा ये देखकर, लेकिन ये PDM से मिलती जुलती सूरत हाल हुकूमत की अपनी जमात में भी हो रही है। जहांगीर तरीन साहब का जिस तरह एहतसाब हो रहा है और वो उस पर शोर भी मचा रहे हैं और 50 से ज़ायद लोग हम ख्याल उनके एक साइड पर हो गए। आज उन्होंने वज़ीर आज़म को ख़त भी लिख दिया है। तो अब ये जिस तरह PDM इस वक्त तकसीम होती दिखाई दे रही है, क्या ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी यही हमें हालात और मनाजिर दिखाई देंगे? शुक्रिया अरबाब साहब। दो तीन बातें हैं। एक तो आपने जो बात कही PDM के हवाले से कि PDM में मसाइल है और हमें लुत्फ आ रहा होगा। अगर आपको याद है आपके पुराने प्रोग्रामों में भी मैंने ये बात की थी कि PTI को कोई फ़ायदा नहीं है या PDM के बनने से या PDM के टूटने से। हमें एक ताकतवर ऑपोजिशन चाहिए जो सियासी नारे ना करे बल्कि सियासी काम करे, जो अगर वाकई इनको महंगाई पे परवाह है, जो मुल्क की बर्बादी की उनको परवाह है। इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन माजरत के साथ कभी NRO, कभी नैब रिफॉर्म, कभी इलेक्टोरल रिफॉर्म अपोज करना, कभी जुडिशल रिफॉर्म अपोज करना। हमारे पास स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं है। हमारे पास वो अपोजिशन है जो सिर्फ इस इंतज़ार में कि हुकूमत गिरे और हम आए। बहुत अच्छी बात है, आए आप इक़्तिदार में, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मसला ये है कि इनके आपस के जो PDM के अगर आप मसाइल करेंगे, मैं सिर्फ एक पीपल्स पार्टी की बात करूं, नून लीग की करूं तो समझ आती है। और ये बात मैंने बहुत दफ़ा कही है कि जो मोहतरमा की पार्टी हो, जो एक वुमेन सेंट्रिक पार्टी हो, जो ख़ास कर और ख़वातीन के हकूक़ निस्वा की परवाह हो, उनका JUIF से क्या मेल जोड़ हो सकता है? सिर्फ ये हो सकता है जो अक्सर ये लोग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बग़ज़ इमरान में। जमहूरियत में मैं नहीं मान सकती हूँ और उसकी मैं आपको काफ़ी दलाल भी दे सकती हूँ, लेकिन क्योंकि PDM का अंदरूनी मामला है उससे मेरे क्या लेना देना। चाहे लुफ्त, हाँ, ज़्यादती ये हुई कि इन लोगों ने जो जलसे जुलूस किया सारे पाकिस्तान में, कोरोना की तादाद बढ़ाई, उससे तकलीफ होती है। बस ठीक है, वो उनका अपना फैसला था, अपने अपने हल्के में उन्होंने किए, अपने अपने लोगों को तकलीफ पहुँचाई, वो भी आवाम से कुछ छुपा वो भी नहीं है। अच्छा, जहाँ तक रही जहांगीर तरीन साहब की बात, देखें जहांगीर तरीन साहब, शाम महमूद, शफ़क़त महमूद, असद उमर, परवेज़ खटक, ये कुछ हमारे पार्टी के ऐसे लीडर्स हैं जो इनकी एक अपनी साइजेबल फॉलोइंग है। कल को अगर शाह महमूद साहब नाराज़ होते हैं तो उनके लिए लोग खड़े होंगे, कल तो अगर असद उमर साहब नाराज़ होते हैं तो उनके लिए लोग खड़े होंगे, या खटक साहब खफा हुए। ये एक पार्टी में होता रहता है। लेकिन शानदाना साहब, ये नाराज़ी कोई आम नाराज़ी नहीं है। वज़ीर आज़म पर वो 22 होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम बराह रास्त वज़ीर आज़म पर लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ फराम करें। इंतकामी कार्रवाई अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है तो फिर क्या ये ऑपोजिशन के साथ जो ये एहतसाब हो रहा है फिर तो वो भी इसी जुमरे में आ जाएगा? अगर आप, शुक्र है आपने मेरी सवाल का जवाब दे दिया खुद ही। बाप साहब मुझे ये बताइए, पिछले 2.5 साल से हम सुन रहे हैं कि जी BRT पे अरेस्ट क्यों नहीं हो रही है, चीने में तरीन साहब पे क्यों नहीं हो रही है, खुसरो साहब पे क्यों नहीं हो रही है। अब जब हो गई है
तरीन साहब पे, तो वो अब सियासी उसने रंग ले लिया। मुझे तो एक बात बहुत ही अजीब लगती है पाकिस्तान में, ये बात ऑपोजिशन नहीं कर रही, तरीन साहब खुद उसको सियासी रंग दे रहे हैं। तरीन साहब का जो जवाब है वो इल्जाम है बराह रास्त इमरान खान पर। मैं जी वही बात कर रही हूँ कि तरीन साहब ने एग्जैक्टली मियां साहब वाली बात की कि मेरे अकाउंट क्यों फ्रीज हुए। मियां साहब ने भी यही कहा था ना कि मुझे क्यों निकाला, ये कह रहे मेरे अकाउंट क्यों फ्रीज हुए। भाई आप पे केस है मनी लॉन्ड्रिंग के, आप पे शुगर के केस है, आप एक दफा उसमें साबित हो जाते हैं कि जी आप इनोसेंट हैं, आप बेगुनाह हैं, जो हुकूमत ने जो एक प्रोसेस चल रहा है वो हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि तरीन साहब को अगर वजीर आजम से कोई गिला शिकवा है, लेकिन तरीन साहब का एक बैकग्राउंड देख लें, वो मुशर्रफ साहब की टीम का एक हिस्सा थे और उनको ज्यादातर लोग को इतना जानता नहीं था जब तक खान साहब ने उनको नाम नहीं दिया। मैं पहले अपने आप से शुरुआत करती हूँ, शानदाना गुलजार कौन है, लेकिन अगर इमरान खान ने उसको टिकट दिया इस पार्टी का, इज्जत दी इस पार्टी ने, इस तरह जितने हम पीटीआई के लोग हैं, अगर हमें किसी एक को ये खुशफहमी है कि ये पार्टी हम में से किसी एक ने बनाई है, अगर मैं भी ये खुशफहमी में रहूं कि ये पार्टी मैंने बनाई है, मैंने नहीं बनाई, मैं इसकी एक टेक्निकल वर्कर हूँ, मैं आयू खान की वजह से जाऊंगी भी तो खान साहब एंड आई विल सर्व एट खान साहब प्लेजर। अगर वो मुतमईन नहीं है हमारे काम से तो हमें छोड़ देंगे। तरीन साहब की तो सियासी गैर मुतमईनी की कोई बात ही नहीं है, उन पे तो क्रिमिनल केसेस हैं। ये कैसे हो सकता है कि पीटीआई उठा के क्रिमिनल केस अपने एक बंदे पे कर दे? क्या पीटीआई की आंखें नहीं है? और जो लोग खड़े हैं तरीन साहब के साथ, उनसे हमारी काफी बातचीत हो चुकी है और वो पुराने पाकिस्तान की अक्कासी करते हैं। वो ये कहते हैं हुकूमत की तरफ से इस पर एक स्ट्रॉन्ग वर्जन सामने क्यों नहीं आ रहा? जिस तरह उन लोगों की जानिब से, राजा रियाज साहब की जानिब से, खुद जहांगीर तरीन साहब की जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं, ना वजीर इत्तलात उन बातों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आके, ना वजीर आजम खुद इन बातों का जवाब दे रहे हैं। जहांगीर तरीन उनके करीबी दोस्त भी रहे हैं, तो एक बयान अगर वजीर आजम की तरफ से आ जाए, वो ट्विटर का बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, एक ट्वीट कर देते, सूरत हाल को वाज़ेह कर देते, तो फिर ये सवालात जन्म ही ना लेते। आपने वज़ीर आज़म का कोई ट्वीट देखा किसी और शुगर केस पे? आपने वज़ीर आज़म का कोई और ट्वीट देखा किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग केस पे? इस केस पे वो क्यों करेंगे? उसका मतलब यही हुआ ना कि ये मेरा खास दोस्त है और मैं इसकी सफाई के लिए ट्वीट कर रहा हूँ। क्यों वो ट्वीट करेंगे? देखें, एक सब जुडिस केस है, अदालत के सामने पेशियां हो रही है और उसमें प्राइम मिनिस्टर ट्वीट कर दे, क्या दिखाने के लिए? या जजों को डराना होगा, या जजों को धमकाना होगा, या जजों को ये कहना होगा कि जी ये रिजल्ट तो इसको बरी कर दो या इसको सजा दे दो। क्यों प्राइम मिनिस्टर ऐसा काम करे? इल्जाम का वो जवाब दें जो इल्जाम उन पर लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है जहांगीर तरीन के खिलाफ। ये है असल इल्जाम। इस इल्जाम का जवाब देना है हुकूमत को कि इंतकामी कार्रवाई है या नहीं, उनके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अरबाब साहब, ये कैसे हो सकता है कि एक वजीर आजम जाके ट्विटर पे एक झूठे इल्जाम का जवाब दें कि जी प्राइम मिनिस्टर उनके साथ पर्सनल हो रही है? ये किस किस्म की बात है? जब मियां साहब ने की तो क्या उस टाइम वजीर आजम इमरान खान थे? जब मियां साहब को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था, क्या वो इमरान खान ने हटाया था? क्या उसने इमरान खान जब पैनामा केस आया और मियां साहब का हो गया? इसी तरह तरीन साहब का जब सुप्रीम कोर्ट से केस हुआ था, उसके बावजूद ये पार्टी तरीन साहब के साथ खड़ी रही। सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था कि वो गैर सादिक और गैर अमीन है, फिर भी इस पार्टी ने उनका साथ दिया। लेकिन जब ये चीनी का स्कैंडल आया, जब ये मनी लॉन्ड्रिंग की बातें उठी, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करे? फिर पुराना पाकिस्तान खड़ा कर दे और कह दे कि नहीं जी ये बहुत मेरा लॉयल था, तो क्योंकि मेरे एमएनएज और एमपीएस नाराज हो रहे हैं तो इसको हम माफ कर देते। सही, ऐसे थोड़ी बनेगा नया पाकिस्तान। चलें एक ब्रेक लेते हैं। शानदाना साहब, आपका पॉइंट यहाँ पर आ गया और अब अपोजिशन से ये सवाल भी पूछना है कि क्या अब भी एहतसाब के निज़ाम से वो मुतमईन नहीं है, या जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो कार्रवाई जिस तरह शुरू हुई है तो इस पर कुछ मुतमईन अपोजिशन इस एहतसाब के निज़ाम को लेकर नजर आती है। एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात होगी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो तारिक फजल साहब, अब ये एहतसाब के निज़ाम पर पहले आप लोग बहुत ज़्यादा सवालात उठाते थे। जहांगीर तरीन साहब का एहतसाब जिस तरह हो रहा है, वो खुद अपनी पार्टी पर वो और उनके हमख्याल लोग भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो अब आपको लग रहा है कि ये एहतसाब के निज़ाम में कुछ शफाफियत आपके नज़र में पैदा हुई है आपके ख्याल में? जिस तरह पहले अपोजिशन सिर्फ ज़्यादातर अपोजिशन पर ही केसेस बना करते थे और इंक्वायरीज होती थी, अब हुकूमत के अपने और बहुत करीब तरीन लोगों के खिलाफ भी एहतसाब का अमल शुरू हो गया है। तारिक साहब को आवाज़ आ रही है? चलिए, तारिक साहब को गलबन आवाज़ नहीं आ रही। ससी साहब, ये सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ कि अब एहतसाब के निज़ाम पर एतमाद बढ़ा है आप लोगों का जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जब ये कार्रवाई शुरू हुई है? अरबाब साहब, चूंकि मैंने काफी सारी बातें सुनी और हमारे भाई राशिद सुब्रो साहब और उन्होंने भी काफी बातें की, मुझे थोड़ा बिल्कुल आप रिस्पॉन्ड करने पहले उनकी बात पे। देखें, पहली बात ये कि शानदाना साहिबा बहन है हमारी, लेकिन वो सारी बातें उनका पूरा राइट है अपने पार्टी को डिफेंड करें। मैं मौजूद के साथ सारी बातें मैं
डिसएग्री करती हूँ जो भी उन्होंने फरमाया अपोजिशन के हवाले से, खास करे कि इनकी पार्टी बिल्कुल ठीक कर रही है और हम स्ट्रांग अपोजिशन नहीं है, अददी लिहाज से भी वैसे भी चने चबवा दिए हैं पीटीआई को हमने और सफों में थरथर लिए। अब आते हैं राशिद सुब्रो की हवाले से। लाड़काना हमेशा से गड़ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इस वक्त भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मौलाना साहब भले इनको कहें कि ये 30-35 साल के नौजवान क्या फर्क होगा 70 साल या 35 साल शख्सात में, लेकिन हकीकत ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इतनी यंग एज में भी जो उनका विजन है या जिस तरीके से मामला फहमी से चीजों को चला रहे हैं और एक तगड़ी और एक कड़ी अपोजिशन भी कर रहे हैं। आपको याद होगा नेशनल असेंबली में जब शहबाज शरीफ साहब या तो जेल में थे या जब ठीक भी नहीं थे, तब ये मुस्लिम लीग नून के हमारे भाई बहन अक्सर जो है वो कभी कभार अचानक खामोशी के उसमें चले जाते थे हाइबरनेशन में। बिल्कुल, तो वो बजट का कुछ जवाब तो ज़ाहिर राशिद सुमरो साहब ही देंगे, लेकिन मौलाना साहब ने आप कंप्लीट करें। मैं सिर्फ एक जुमला कह रहा हूँ कि वो शायद मौलाना साहब ने तजुर्बे के तनाजुर में बात कही थी, उम्र वाली। मुझे जवाब देने दें। सियासी तजुर्बा शायद कम है बिलावल साहब का, ये कह रहे थे मुझे। आप बात ही नहीं, पहले भी सवाल में आपने यही बात की, तो फिर मैं कैसे जवाब? आप करें आप बात करें। हाँ, तो नेशनल असेंबली में भी जो ये सारी असेंबली को खड़ा करके यानी एक चला रहे थे, जो कुव्वत चला रही थी पीपल्स पार्टी, उसमें अहम किरदार अदा किया। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा ही मुतहरिक रोल असल अपोजिशन लीडर का उन्होंने अदा किया। लाड़काना में जो भी इलेक्शन में हुआ सबके सामने है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जहाँ से भी इलेक्शन लड़ा, दोनों ही हलकों से आपने देखा कि डाली गई, हमारे पोलिंग एजेंट्स हो या खासकर लियारी में आपने देखा। और लाड़काना में जो हम बात कर रहे हैं मौजूदा अब्बासी साहब के इलेक्शन में राशिद सुब्रो साहब मुझे बताएं कि क्या उनकी सपोर्ट उनको नहीं थी? बिल्कुल थी। और ये सारे लोग एक तरफ होकर इलेक्शन लड़े थे, पीपल्स पार्टी एक तरफ थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाड़काना में न सिर्फ लेकिन पूरे पाकिस्तान में खासकर सिंध जो है उसमें बिल्कुल लोगों की मोहब्बत और जो उनका वोट है वो पीपल्स पार्टी के लिए जाता है। और उसमें अभी भी हमें बड़ा अफसोस हुआ जब बरसी थी मोहतरमा साहिबा की, तो उसमें मौलाना फजल रहमान साहब नहीं आए। बताया गया कि कोई मकामी लोकल इश्यूज है, इस वजह से जो है वो स्टेज पर साथ बैठना या लाड़काना के स्टेज पर गड़ी खुदा बख्श पे नहीं, हम तो उस चीज को भी दरगुजर किया। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कभी भी जातियात पे आकर सियासत नहीं की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी भी पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए अभी भी हम बिल्कुल समझते हैं कि इस्तीफाएं जो है ये ऑप्शन हो सकती है, लेकिन आप पार्लियामेंट को बिल्कुल खाली कर दें, मैदान खाली कर दें। और ये जो लॉन्ग मार्च हुआ आप मुझे बताएं, उससे अचानक जो है नथी करके इस्तीफाओं के उससे मुंह कैसे फेर लिया गया? आज मौलाना साहब को ये बताना चाहिए था। वो एहसन इकबाल साहब और खाका नवाज़ साहब दोनों ही सीनियर हैं और लेकिन उन्होंने आज तक नहीं बताया कि लॉन्ग मार्च की तैयारी उनकी क्यों नहीं हो सकी और वो अचानक मैदान खाली करके एक तरफ क्यों हो गए और पीडीएम को इतना बड़ा धक्का क्यों लगा? बात यह है कि ये चीजें ये भी जवाब तलब है, इससे एक भी सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया है। और यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से जो पहले मेरी आवाज ठीक कट रही थी, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि फाटा के 2 इंडिपेंडेंट लोग और जमायत इस्लामी के बुलाकर हमारे भी 26 बनते थे और उनके भी तारड़ साहब के भी 26 बनते थे। बाप पार्टी का जिन लोगों को तारना देते हैं, हालांकि दिलावर साहब भी नून लीग के रहे हैं, तो वो तो इजाफी वोट थे, वो तो हमने उनसे कोई नहीं सुन ले। अच्छा, तो 26 दोनों होते हैं। तो रूल्स के मूजिब शादाना को भी पता है, सबको पता है, रूल्स हमारे दूसरे भाई बेटे उनको पता है कि रूल्स के मूजिब चेयरमैन सेनेट फिर उसको दावत देते हैं अपोजिशन लीडर की जो सिंगल लार्जेस्ट थे, तो वो पीपल्स पार्टी के सिंगल लार्जेस्ट। अब ये कहना बार बार हमें ताना ये देना और ऊपर अपनी दूसरी चीजों को कवर करना। और आज जो मेरे ख्याल में मौलाना साहब से बड़ी तवक्कात थी, उन्होंने जो आज तंबीह की ना कि भाई स्टेटमेंट सिस्टम की नहीं आनी चाहिए थी, तो मेरे ख्याल में वो पहले से होना चाहिए था। अब जब कहते बंद है यानी किसी अमल के बाद जो है ना वो कॉल का होना, अब वो माना नहीं रखता। एक्शन हो गया, जब एक्शन हो गया तो अब तब्दीलियां की जा रही हैं। अब कहा जा रहा है कि ज़ाब्ते में रहे, यानी ये ज़ाब्ते भी पीपल्स पार्टी के लिए ही है, ये सारी तंजीमी जो है वो चीजें डिसिप्लिन वो भी हमारे लिए है और पीपल्स पार्टी के लिए ऐसा मैदान तैयार किया गया कि हमने कोई यानी किसी चीज में, हालांकि ये एपीसी हमने ही वो की थी और उसके लिए सारा माहौल तैयार किया, उसमें पीडीएम बनी, हमने जो है वो बानी का किरदार अदा किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना साहब, दूसरों के साथ हमारी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रही है।
हालांकि मैनिफेस्टो में आपको पता है कि जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। चलें ससी साहब, पॉइंट आपका बड़ी डिटेल से आ गया। अभी बहुत सारे सवाल जो आपने खड़े किए हैं राशिद महमूद साहब से ज़रा इनके जवाब भी लें। राशिद साहब, मौलाना साहब ने अभी तक ये क्लियर क्यों नहीं किया कि ये लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से नथी क्यों किया गया? ये किसकी तजवीज़ थी अचानक जो इजलास में इस्तीफों की बात की गई? और फिर आप लोग की तैयारी थी, आप तो पहले भी आज़ादी मार्च धरना कर चुके हैं नून लीग की, और आपकी तैयारी नहीं थी धरने की, इसलिए आप लोगों ने इसको इस्तीफों से नथी करके और पीपल्स पार्टी को फिर सिंगल आउट कर दिया। राशिद साहब। अरबाब जहांगीर साहब, सबसे पहले तो मैं पीटीआई की हमारी बहन ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया उस पर थोड़ा सा एक सेकंड का रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा, फिर अपनी बहन ससुई पलीजो साहिबा को रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा, फिर आपके सवाल पर आता हूँ। जी। उन्होंने कहा कि हमें ताकतवर अपोजिशन चाहिए जो नारे लगाए और अमली काम करे। तो मैं तो हैरान हूँ कि किस मुँह से मेरी बहन ताकतवर अपोजिशन की बात कर रही हैं और नारों से हमें दूर रखने की बात कर रही हैं। 4 महीने तक खान साहब पर क्या करते रहे? किस मुंह से तंबी कर रही हैं कि हम बेहतर अपोजिशन करें, नारे न लगाएं? हालांकि खान साहब के 4 महीने कंटेनर के क्या थे? हालांकि आपने पीटीवी पे हमला किया, वो कौम से ढका छुपा नहीं। पार्लियामेंट से जो कुछ आपने किया कौम से ढका छुपा नहीं। डीएसपी को आपने मारा, वो कौम से ढका छुपा नहीं। शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला हैं वो फरमा रहे थे मारो, मार दो, जलाओ, घेराओ, और ये सारी चीज़ें आप कर रहे थे। और आज हमें आप कहते हैं नारे और अमली अपोजिशन का काम करें, और मैं तो हैरान हूँ। फिर कहा कि पुराने पाकिस्तान की तब कर रहे हैं और मुशर्रफ के लाए हुए बंदे थे जब ये जहाज भर के आपके लिए एक ज़िमनी सब बात लिए ये लोग सिर्फ कहते हैं, अमली तौर पे कुछ नहीं करते। कल जिस तरह पूरा मुल्क जैम हो गया था, आज तक बहुत कई शहर जाम है, अभी तक हुकूमत ने अमली तौर पर किसी इलाके को, किसी रोड को खुलवाने की कोशिश की है, वो कामयाब नहीं हुई है। पीटीआई के किसी कारकर्दगी पर बोलना, मेरा ख्याल ये है कि इनको आईना दिखाना है। कौन सी कारकर्दगी है जिस पर हम बात करें? मेरी बहन अभी जहांगीर तरीन के लिए कह रही थी कि मुशर्रफ उनको लाए थे और पुराने पाकिस्तान की वो बातें कर रहे हैं। जब वो इमरान खान साहब के लिए जहाज़ भर भर के ला रहे थे उस वक़्त उनको क्यों नज़र नहीं आया कि ये मुशर्रफ का आदमी है? अब आते हैं मेरी बहन ससुई पलीजो साहिबा के लिए कि मौलाना साहब जो है वो गड़ी खुदा बख्श ना आए। आपने योम तासीस का प्रोग्राम मुल्तान में किया और पूरा मुल्तान ब्लॉक था, हम ही थे जिन्होंने खुलवा कर आपका योम तासीस का प्रोग्राम किया। स्टेज पर खड़े रहे, फिर आपने गड़ी खुदा बख्श में मोहतरमा की वर्सी की, जेयूआई का पूरा वफद शामिल था। अब जेयूआई का ये काम रह गया था या पीडीएम के सरबराह का कि आपकी योम तासीस के प्रोग्राम भी अटेंड करे, आपके साने कारसाज के प्रोग्राम भी अटेंड करे, मोहतरमा की वर्सी के भी अटेंड, फिर भुट्टो साहब की जो है वर्सी के प्रोग्राम अटेंड करे। तो जाहिर है कि हर एक का अपना शेड्यूल होता है और शेड्यूल के मुताबिक वो आगे बढ़ते हैं और शेड्यूल के तहत उनका अपना शेड्यूल होता है। मैं बसद एहतराम आपके इस सवाल पर आ रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अब भी एक अमली कदम उठाया है पीडीएम को बचाने के लिए। मौलाना साहब ने अब भी एक मौका दिया है। जेयूआई के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है कितनी नहीं है आपके सामने है। जेयूआई अकेले 15 कामयाब मिलियन मार्च कर चुकी, जेयूआई अकेले आज़ादी मार्च कर चुकी। लिया था आपके सामने था जब लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ तो मौलाना साहब के एक तरफ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा खड़ी थी, एक तरफ जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खड़े थे। जब बात आई इस्तीफों की तो उस वक्त 10 जमातों में 9 जमातों की राय थी कि इस्तीफे देने चाहिए और 1 जमात की राय थी कि इस्तीफे नहीं देने चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमें सीसी में जाना है और वक्त दे, तो हमने उनको वक्त दिया, आप सीसी में जाएं। कल उन सीसी हुई है, कल उनके सीसी का फैसला सामने आया है, उस पर आज रद्द अमल आ गया है कि भाई आप आएं और इस दरमियान अगर छोटे मोटे इख्तलाफात हुए हैं तो वो भी बैठकर हल करते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल ये मौलाना साहब ने तो मौका और पाकिस्तान के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब देखना है कि ये दोनों जमातें मौलाना साहब को क्या जवाब देती हैं। लेकिन शानदाना साहब, आप जाहिर है अब ये भी देखना है वज़ीर आज़म के और हुकूमत के जवाब का भी इंतजार जहांगीर तरीन साहब के केस में जाहिर है अभी भी पाकिस्तान की आवाम को है कि अब उस केस में किस तरह का एहतसाब होता है और फिर अपोजिशन को बात करने का इस मामले पर, एहतसाब के मामले पर मौका मिलता है या नहीं मिलता। अब ये आप लोग की जाहिर है आगे एक सवालिया निशान के तौर पर तो मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए केस। देखिए, पाकिस्तान में रोजाना लोग पकड़े जाते हैं चोरी में, डकैती में। वो अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज नो ऑनर अमंग थीव्स, यानी कि खुददार चोर कोई नहीं होता।
चाहे वो करोड़ रुपए का चोर हो, चाहे अरब का हो, चाहे 10 अरब का हो, चोर चोर होता है, ठीक है। वो बहुत बड़े खानदान से हो जी, बहुत बड़ी उसकी बैकिंग है, लोग उसके लिए निकल आते हैं सड़कों पे, चोर फिर भी चोर है, ये याद रखिएगा। और ये चीज पाकिस्तान के बचाव का आप देखेंगे महाज बनेगा। जो हुकूमत इन चोरों को माफ करेगी, चोर किसी पार्टी का हो, किसी तबके का हो, किसी मजहब का हो, किसी जिन्स का हो, जो लोग अवाम का पैसा खा के और फिर जाके हज करें और माफी मांगे और उम्रे करें, अल्लाह इनको शायद माफ कर दे, अवाम उनको नहीं करेगी। अल्लाह तो रहमान रहीम है, लोग रहमान रहीम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात आपने की जी पीडीएम की, और ये सुमरा साहब की बातें मैंने सुनी, मैम शशि सुपलीजो की भी मैंने बातें सुनी, और मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करती हूँ। हमें एक ताकतवर ऑपोजिशन चाहिए, और हमें जो इस वक्त ऑपोजिशन मिली हुई है वो हमें, अब मैं क्या कहूँ, रोंदू बच्चे ही मैं कह सकती हूँ, प्यार से कह सकती हूँ, शफकत से कह सकती हूँ कि बस एनआरओ 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 एनआरओ। जब कोई काम की बात होती है उनको एनआरओ आ जाता है, जब कोई रिफॉर्म की बात होती है उनको एनआरओ याद आ जाता है, पुलवामा का दिन होता है उनको एनआरओ याद आ जाता है। अच्छा, फिर जब एनआरओ खत्म हो जाता है फिर बीमारी याद आ जाती है कि जी लंदन जाना है, कराची जाना है, केस यहाँ से इस्लामाबाद से हटा दो, हम इस्लामाबाद में बीमार हो जाते हैं, लाहौर में बीमार हो जाते हैं। ये आपकी ऑपोजिशन का पूरा कच्चा चिट्ठा मैंने आपको बता दिया। और रही बात पीडीएम की आपस की लड़की, मैंने आपको फिर बता दिया, पीडीएम लड़े ना लड़े, पीटीआई को क्या फर्क पड़ता है। पीपल्स पार्टी कोई अच्छा प्रोपोजिशन दे नेशनल असेंबली में, इकोनॉमिक चार्टर दे, डेमोक्रेसी का चार्टर दे, कोई काम वाली बात करे ना। अब इस पे कि आज बिलावल साहब ने कागज फाड़ दिया, फिर मरियम बीबी ने जहांगीर तरीन साहब की उनको फिक्र लग गई, फिर मौलाना साहब को जमहूरियत की फिक्र हो गई, तो खुदा के जालिमो 40 साल से मुल्क आपके हवाले है, जिस हाल में छोड़ के गए वो तो सारे पाकिस्तान को है, और दुश्मन आपका पीटीआई जो 2.5 साल से आई हुई है। कोई भी अक्लमंद बंदा ये प्रूफ करके दिखा दे कि पाकिस्तान की बर्बादी 2.5 साल में हुई है, और जो 40 साल से माशाल्लाह खुर्द बुर्द हो रही है, बच्चों के फॉरेन पासपोर्ट से वालिदैन या प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स बन जाते हैं, मतलब ये कौन सी जमहूरियत है? मुझे आप बता देना बाप साहब। हर पार्टी का लीडर उसके लीडर का बेटा या बेटी है, कोई एक पार्टी मुझे ऐसे दिखा दे जमहूरी पार्टी, जमहूरियत तो उनके करीब से नहीं गुजरी। मैं इसलिए बहस में पढ़ना नहीं चाहती, पीडीएम जो करना चाहती है करे। मेरी तो मैंने बताया कि हमारी एक ख्वाहिश है कि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। ठीक है, चलें, हुकूमत इस वक्त ये चाहती है कि ऑपोजिशन मजबूत हो, और इस वक्त हुकूमत की नज़र में ये ऑपोजिशन इंतहाई कमजोर है। बहुत बहुत शुक्रिया शानदाना गुलजार साहबा, शशि पलीजो साहबा, राशिद महमूद सुमरो साहब मौजूद थे। गुफ्तगू आपने तीनों की सुनी। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ ज़ाहिर होने जा रहा है, और इसमें कोरोना की SOPs को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। इससे किन कारोबार पर असरात पड़ेंगे और मुल्क की मईशत पर क्या इसके असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से इस साल की सबसे ज़्यादा यानी 118 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। स्मार्ट लॉकडाउन और कई इक़दामात के बावजूद पाकिस्तान में कोरोना वायरस की ये तीसरी लहर और इसका फैलाव कम होता नज़र नहीं आ रहा। मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ इस वबा की शिद्दत में मजीद तेज़ी आ रही है, और अमवात और मुतासर अफराद की तादाद भी वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। वफाकी हुकूमत खबरदार कर रही है कि कोरोना की तीसरी लहर पहली से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और 2 हफ्तों में कोरोना की शरह को नीचे ना लाए तो सूरत हाल मजीद संगीन हो जाएगी। महकमा दाखिला सिंध ने भी अब कारोबारी मराकज़ के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कारोबारी मराकज़ और बाज़ारों में तिजारती सरगर्मियाँ सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक होंगी, जबकि जुमा और इतवार को सेफ डेज के तौर पर मार्केट्स और बाज़ारों में कारोबारी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेंगी। अब रेस्टोरेंट्स में इंडोर सर्विस की इजाज़त नहीं होगी। आउटडोर सर्विस की रात 10 बजे तक इजाज़त होगी, और रात 10 बजे के बाद टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। जो तफरीह पार्क, सिनेमा और मज़ारात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे, जबकि शादी ब्याह की इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। समाजी, सियासी, सकाफती, खेलों और मौसीकी के प्रोग्राम्स और मजहबी तकरीबात पर भी इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी आयद की गई है। अतर सुल्तान चावला साहब एपरा के हमारे साथ मौजूद हैं, अतीक मीर साहब ताजिर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अब इस जो नए अहकामात हैं इनको ज़ाहिर फॉलो करना है रमज़ान मुबारक में, तो इसके बाद किस हद तक इन लोगों के कारोबार मुतासर होंगे, इस पर गुफ्तगू करते हैं। तो अतर साहब, पहले ज़रा आप फरमा दीजिएगा, अब ये 10 बजे आपके रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे, उससे पहले भी इंडोर की इजाज़त होगी नहीं। रमज़ान मुबारक में रेस्टोरेंट्स का कारोबार तो चलता ही ज़ाहिर अफ्तार से सहर के दरमियान है, उसमें आधे से ज़्यादा वक्त तो आप लोग को अपना कारोबार बंद रखना पड़ेगा, तो फिर मुतासर होंगे कारोबार एक बार फिर आपके? जी, अस्सलाम वालेकुम।
जी बिल्कुल मुतासिर होंगे। और एक बात इसमें ये समझें कि जो बात ना समझ में आने वाली है कि जब 7 बजे अफ्तार होगी तो 7 से लेके 10 बजे तक क्या कारोबार होगा, ये हम सब समझ सकते हैं। दूसरी बात ये कि देखिए, रमजान से पहले भी सुबह से लेके कोई खोलने का टाइम नहीं था। सुबह 7 से लेके आप रात 10 बजे तक कारोबार कर सकते थे, जिसका मतलब ये कि तकरीबन आप कोई 15 घंटे कारोबार कर सकते थे। तो आज इसमें क्या इशू है? आप वही 15 घंटे या बल्कि 12 घंटे आप शाम में अलाउ कर देते। आप कहते जी 5 से लेके अब सुबह 4 बजे तक कारोबार हो सकता है। वो आपका तकरीबन कोई 11 घंटे बनता, वो कारोबार हो जाता। तो घंटे तो उतने ही रहते ना। लोगों ने तो वही डाइन आउट के लिए बाहर जाना था। अभी हमें नाश्ता भी मिलता है काम करने के लिए, लंच मिलता है, थोड़ा सा डिनर मिलता है। ऑलरेडी रात को 10 बजे बंद आप कर रहे थे, जो कि गैर मुनासिब था। अब आपने उसको चेंज ही नहीं किया, आपने रात 10 को वही 10 रहने दिया जो कि रमजान से पहले का था। ये गैर मुनासिब बात है। मेरी इस मामले में आज से 3 दिन पहले एक मिनिस्टर साहब से भी बात हुई और उन्होंने मुझे ये एश्योरेंस दी। उन्होंने कहा कि हम इसको, अगर जो हमें एनसीओसी जिसमें हमें ओपन छोड़ेगी यानी कि टाइम के मामले में, हम वहाँ पे आप पे पाबंदी नहीं लगाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये नोटिफिकेशन वापस लेके इंशाल्लाह कल ही, आज की तारीख में नहीं तो कल की तारीख में इसको वापस से इसको नोटिफाई किया जाएगा कि डाइन आउट की टाइमिंग सहरी तक है। सहरी तक नहीं होगी। ये क्या, ये जल्दबाजी में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, ये मिसमैनेजमेंट है या लैक ऑफ सीरियसनेस है, ये क्या है? देखिए, ये बात सारी है कि ये बात समझने की है कि ये पहले भी होता रहा है। अगर ये देखे ना, या तो मैं कहता हूँ ये रेस्टोरेंट को बंद कर दिया जाए। मैंने उस दिन भी मिनिस्टर साहब को कहा, या तो आप एक दफा कह दें। अगर आप कहते हैं कि नहीं ये नहीं है, तो जो जायज चीज है, चले डाइन इन आप अलाउ नहीं कर रहे क्योंकि एनसीओसी ने नहीं किया। डाइन आउट पे तो आपको पाबंदी नहीं थी ना सिंध हुकूमत को, वो तो उन्होंने अपनी मर्जी थी। जब रमजान से पहले 10 बजे, तो रमजान में तो 10 बजे की तुकी नहीं बनती ना। रमजान से पहले आप 15 घंटे अलाउ करना है काम करना, और रमजान में आपने सडनली उसको 3 घंटे कर दिया। ये तो ज्यादती है। सही, चले मैं आपकी तो वापस भी आता हूँ। अतीक साहब, ये आप लोगों के लिए भी 2 दिन की छुट्टी, जुमा और इतवार को, रमजान में ज़ाहिर है एक सीज़न होता है ताजरों का, मार्केट्स और मॉल्स खुले होते हैं, सुबह 6 से 8 बजे तक का टाइम होगा। आगे रमजान मुबारक में भी ज़ाहिर इसी को फॉलो किया जाएगा। तो इससे फिर ताजिर बरादरी भी इस वक्त परेशान होगी, आप लोग का कारोबार भी मुतासर होगा। एक छोटा ताजिर, उसके क्या इस वक्त एहसासात, ख्यालात और जज्बात हैं आपके नज़दीक? दरअसल हुकूमतें फैसला तो करती हैं, लेकिन अगर इसमें स्टेक होल्डर से मुशावरत कर ली जाए तो गलत फैसलों से काफी हद तक बचा जा सकता। जब कभी इस किस्म के फैसले होते हैं जिसमें कोई इंतशार पैदा हो, तो उसकी जिम्मेदारी फिर ताजिर नहीं है, वो खुद हुकूमतों के फैसले हैं और गलत सोच विचार है। देखिए, ये बिल्कुल भी कोई मंतकी एतबार से ये जो नया ऑर्डर आया है, ये काबिल कबूल बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जहाँ तक कोरोना से बचने की बात है, कोरोना की तीसरी लहर की खतरनाक होने की बात है, या कोरोना के मुस्बत शरह जो खतरनाक हद तक, वो अपनी जगह मौजूद है, बिल्कुल हम उसको मानते हैं। हमने कभी नहीं कहा हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन सारी दुनिया में देखें जो त्यौहार आते हैं, अभी होली और इससे कबल क्रिसमस वगैरह, सबने देखा होगा लोग खुशियों को का गला नहीं घोटते हैं। अभी ईद है, हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, लोग चाहते हैं वो बच्चों के लिए खरीदारी करें। नोटिफिकेशन जारी करने से पहले क्या आप लोग को या किसी और स्टेक होल्डर को एतमाद में नहीं लिया गया? आप लोग के इल्म में ये चीज नहीं थी कि ये नोटिफिकेशन होने जा रहा है? मेरा ख्याल है कि कोरोना जब से आया है, पहले नोटिफिकेशन से लेके ये आखिरी नोटिफिकेशन तक, ये हुक्म सरकार तो है, लेकिन किसी से मुशावरत, हाँ मुशावरत उस वक्त करते हैं जब लोग सड़कों पे आ जाते हैं, ताजिर एहतजाज करते हैं, जब बहुत ज्यादा सूरत एहतजाज की तरफ चली जाती है, तो ये कतन मैं समझता हूँ कि मुनासिब बात नहीं है। इसलिए कि रमजान मुबारक में दिन के औकात में, देखिए गर्मी भी शुरू हो गई, कैसे मुमकिन है लोग खरीदारी करते? तो ये अब रह गया मौका इफ्तार के बाद। इफ्तार के बाद यकीनन लोग निकलते हैं, जब तरावी से फारिग होते हैं, तो तकरीबन 10 बजे के बाद जब लोग मार्केटों में आएंगे, तो उस वक्त तक मार्केटें SOPs के हिसाब से तो बंद हो चुकी होंगी। बिल्कुल, लिहाजा मैं समझता हूँ थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, इसलिए कि ताजिरों का सबसे अहम सीजन है, और इसी में पूरे साल इंतजार करते हैं कपड़े, जूते या वो उन अशिया के ताजिर जिनकी खरीदारी और जिनकी फरोख्त ईद के मौके पे होती है। रमजानों में
एक बहुत बड़ा एक सेटअप होता है कारोबार का। सही। और अतीक साहब, ये इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अभी 14 घंटे ऐसे हैं जिसमें आप कारोबार कर सकते हैं, सुबह 6 से रात 8 तक। तो ये जितना महदूद टाइम देंगे उतने ज्यादा लोग इन टाइम्स में जमा होंगे। अगर दोपहर में भी लोग कुछ लोग निकलेंगे भी तो वो तो कम वक्त होगा, तो फिर लोग ज्यादा से ज्यादा निकलने की कोशिश करेंगे। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, तो बेहतर नहीं है कि 18 से 20 घंटे इसका टाइम कर दिया है ताकि लोग डिवाइड हो जाएं टाइम्स के हिसाब से। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। मार्केटों में रश बढ़ गया था, हजारों लोग एक दूसरे से वो सोशल डिस्टेंसिंग वो खत्म हो गई थी। तो ये जो कॉन्टेक्ट को खत्म करने के लिए लोगों को टाइम दें कि वो ज्यादा से ज्यादा औकात में तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ शॉपिंग के लिए आए। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। दुनिया भर ने इस बात का एतराफ कर लिया है कि आप लोगों को जितना ज्यादा समेटने की कोशिश करें उतनी ज्यादा लोगों के सोशल कॉन्टेक्ट्स होंगे, जो कि कोरोना से बचाव में यकीनन वो माने हैं। यानी आप वो उन SOPs पे अमल कर ही नहीं सकते। सही। तो ये बात हम देखते हैं कि अगर ये 10वें रोजे के बाद इस पर कोई अमल ना हुआ, इसकी इस्लाह ना की गई, तो यकीनन मामला इंतशार की तरफ आएगा। फिर ताजिर होंगे, एहतजाज होगा, धरने होंगे, गिराव होगा। इसलिए कि हम इस अहम तरीन मौके को जाया करना नहीं चाहते। सही। देखिए, कोरोना पूरा साल ले गया, हुकूमत की तरफ से कोई हेल्प नहीं है, किसी मुतासरीन की कोई हेल्प नहीं है। सही। अब हम अपनी मदद आपके तहत अगर कारोबार करना चाहें तो उससे भी रोक दिया जाए तो ये ज्यादती है। चलें, बिल्कुल ये आपने अब हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि फिर आगे इंतशार हो सकता है। तो अब अतर साहब, जिन SOPs के तहत आप रात 10 बजे तक कारोबार करेंगे, क्या ये मुमकिन नहीं कि उन्हीं SOPs पर अमल करते हुए आप रात 2-3 बजे तक भी कारोबार कर सकें? क्या ये लॉजिक आप हुकूमत को अभी तक समझाने में नाकाम रहे हैं कि SOPs तो वही फॉलो हो रही है, चाहे 10 बजे तक हो या रात 2 बजे तक हो? देखिए, हुकूमत को किसी को भी जब समझाया जा सकता है जब कोई समझने की कोशिश करे। सोते हुए को तो जगाया जा सकता है, जागते हुए को क्या जगाएंगे आप? सब पता है, सबको सब पता है, कोई नई बात नहीं है, ना हमें उनको समझाना है। मैंने आपसे शुरू में ये बात कह दी कि 15 घंटे आप मुझे आज काम करने दे रहे हैं और बाद में रमजान में अचानक आप कहते हैं 3 घंटे आपने चेंज ही नहीं किया। आपने ओपनिंग टाइम बंद खत्म हो गया, आप कह रहे हैं जी शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक काम होगा, डाइन आउट होगा। तो भाई 5 बजे तो आपको भी पता है डाइन आउट नहीं होगा, 6 बजे भी नहीं होगा, 7 बजे अफ्तारी है। तो ये अगर हम नहीं समझना चाहे तो किसी को नहीं समझाया जा सकता। और जब कोई अपने ही आप पे जाति पे तुल जाए तो आप क्या कह सकते हैं? क्योंकि लॉजिक तो इसकी भी कोई नहीं है ना कि 15 घंटे आज काम हो रहा है और बाद में जो अचानक रमजान में 3 घंटे होगा। और आपने 16 मई तक का नोटिस निकाल दिया, यानी कि आपने उसमें ईद को भी कवर कर दिया। फिर क्या होगा? वही अल्लाह रहम करे, रमजान शुरू हो गया, लेकिन रिश्वतों के बाजार जो आज चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। जिसने काम करना है वो तो आज भी जो है, बहुत से लोग, आपको भी पता है कराची में, पाकिस्तान में कैसे काम होता है, वो हो रहा होता है। बिल्कुल ये हो रहा है। सही। चलें, बहुत शुक्रिया। अतर सुल्तान चावला साहब, अतीक मीर साहब मौजूद थे। और ज़ाहिर हुकूमत ने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन किसी स्टेक होल्डर को हमेशा की तरह उससे बात नहीं की गई, उससे मशवरा नहीं किया गया, उसे एतमाद में नहीं लिया गया। और अब ये स्टेक होल्डर्स उस नोटिफिकेशन को फॉलो करते हुए अपना कारोबारी नुकसान करेंगे और आखिर में एक गरीब वर्कर का नुकसान होगा। और बहुत सारे लोग इसके असरात से बचने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन फिर बेरोज़गारी बढ़ जाती है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।